Ellipse Academy, making your future brighter, मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक वेक्टर है ना, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पूरे फिजिक्स पढ़ने के लिए। शायद अगर आपने क्लास स्टार्ट किया होगा 11th में तो आपको ये चीज़ पता होगा, और थ्रू आउट योर फिजिक्स मतलब 11 और प्लस 12 दोनों को बोल रहे हैं कि ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो अभी जो ये लेक्चर है हम कोशिश करेंगे कि पूरे लेक्चर को मैक्सिमम 1 और 1.5 आवर्स में कंप्लीट करने का। ठीक है ना, तो बेसिक अभी ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर नहीं जाएंगे। एक क्या करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और साथ में उसका जो एप्लीकेशन होगा फिजिक्स में कहाँ कहाँ है ना, वो चीज़ समझेंगे। और क्या इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स होगा है ना, वेक्टर का जो भी जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स का एप्लीकेशन होगा वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ट्राई टू कंप्लीट इन 1 और 1.5 आवर्स पूरे लेक्चर को। देखो वेक्टर की बात कहाँ से है, तो हम उससे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। दो पार्ट में क्या डिवाइड किए, एक हमारे पास हुआ स्केलर क्वांटिटी है ना, और एक हमारे पास हुआ वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारे पास क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी, और एक हमारे पास क्या हुआ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, सिंपल सा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी फिजिकल सुन कुछ बात लिखेंगे नहीं, बस सुनना है। जहाँ पे बस कहानी सुनने की बात होगी वहाँ उसको सुन लेंगे। हम बोल रहे हैं, आप अपने नोट्स में अपने रेडी कर लेना उसको, अगर डेफिनेशन की बात कहा जाए तो। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर टाइम की बात बोले, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, डिस्टेंस अगर सिंपल में बोले तुमको फिजिकल क्वांटिटी है जिसका क्या है, तुम्हारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्पीड की बात बोले तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है ना। एनर्जी की बात बोले, एनर्जी का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ये बात तुमको समझ में आ रही है। ठीक है ना, वेक्टर की बात बोले तो क्या बोलते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन भी होगा। इसके साथ एक और बात हम ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शनल केस भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, प्लस क्या बोलते हैं वेक्टर एडिशन को, मतलब वेक्टर का कुछ लॉज होता है। ठीक है, उस लॉज को फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे बोला जाए है ना, तो वेलोसिटी तुमको पता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसी का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या आता है हमारे पास, स्पीड आता है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। फिर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। एक इसमें एक्सप्रेशनल केस सुनना ध्यान से, करंट की बात करते हैं। किसी बात कर रहे हैं, करंट की। तो करंट की बात करते हैं, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि भाई वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसलिए हमने ऐड कर दिया है कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। करंट क्या करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम काउंट करते हैं स्केलर में। स्केलर नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। बाद में उसको पढ़ेंगे, अभी यहाँ की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के पास है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना। यहाँ पे और एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ हम वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। अब उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सुनना, सबसे पहली बात कि एक एरो
इस एरो का मीनिंग, ठीक है, ये एरो का मीनिंग क्या है, देखो इस एरो में दो पार्ट है, एक पार्ट इसका क्या है, हेड है, ये जो फ्रंट पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड, जो ये हेड को छोड़कर जो पार्ट पूरा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग टेल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टेल। ये इसका क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, ये इसका डायरेक्शन दिखाता है, और इसका जो ये लेंथ है, ये जो इसका लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है, ये क्या दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। बात समझ में आ रही है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात बोले तो कोई भी अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, ठीक है, वाई हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, इसके ऊपर अगर ऐसे एरो लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर एरो लगा हुआ है मतलब ये क्या है, वेक्टर है, एकदम सिंपल सा, एकदम रट लो, ठीक है, कि किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है कहीं भी दिखता है, इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे सपोज करो इसका नाम दे दिए हम ए वेक्टर, ठीक है, क्या नाम दे दिए इसका, ए वेक्टर, तो इसके ऊपर एरो लगा है मतलब ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब जैसे बात कही मैग्नीट्यूड की, मतलब इसका लेंथ ज़्यादा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका एरो की बात बोले तो अभी एरो का ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है ये राइट में दिखा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में है, अगर एरो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, राइट में से लेफ्ट कर देंगे तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। ये वाला बात समझ आ गया हमको। यहीं बात कर लेते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड की, इसके मैग्नीट्यूड की, तो सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड जिस ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम मोड लगाते हैं, मोड को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस, है ना, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मोड बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। इसमें अगर हम मोड लगाते हैं तो ये निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ ए, ये इसके एरो को क्या करता है, खा जाता है, निकल गया। जिस पे एरो नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा ये लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, स्केलर है, ठीक है ना, मतलब कि किसी भी वेक्टर में, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, किसी भी वेक्टर में अगर एरो मोड लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या देता है, उसका मैग्नीट्यूड, वो क्या देता है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, ये बात समझ में आ गई हमें अच्छे से। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर दिए, उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे हमने क्या बोला कि किसी भी अल्फाबेट पे अगर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या बता रहा है, वेक्टर को बता रहा है। सेम तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी अल्फाबेट पे अगर कैप लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम क्यों दिया गया, यूनिट वेक्टर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई हमें। और सुनो, तो यहाँ पे एक और बढ़िया बात आता है कि 3 टर्म डिफाइन कर रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप का मतलब, सबसे पहली बात, जब भी कैप दिखेगा, कैप का मतलब क्या, टोपी, सिंपल सा, किसी के ऊपर टोपी दिखेगा, टोपी दिखा मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। किसी के ऊपर टोपी दिखा तो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। मतलब कि ये आई जे के कैप में लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों का तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की मतलब क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, 3 डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं। ये हमको पता है कि ये x होता है, ये y होता है, ठीक है, ये क्या होता है, y, और ये क्या होता है, z होता है ना। 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सिस जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तुम्हें पता होगा, ठीक है, x y z 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो I को क्या डिफाइन किया गया, यूनिट वेक्टर तो होगा ही, हुआ दिख रहा है। ये आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में बोला गया, तो बोला कि x डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, ठीक है ना। सेम तरह से y तुमको समझ में आ गया होगा, किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में,
यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के का क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया, यूनिट वेक्टर को, कोई वेक्टर मेरे पास ए है, ये पॉइंट मार्क करना बढ़िया से, यहीं से हमारा खेल है। अगर कोई यूनिट वेक्टर है, सॉरी कोई वेक्टर ए है और हमें उसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया ये समझो। बोला कि किसी भी वेक्टर का अगर तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई क्या लिख सकते हैं, ए, क्यों, क्योंकि मोड लगाने के बाद क्या बन जाता है ये ए। मतलब ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाई क्या लिख सकते हैं, ए। और हम चाहें तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्या, ए कैप। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखने आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। मतलब कि कभी भी हमको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है, सॉरी यूनिट वेक्टर पता है, मतलब कि उसका हम वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर होगा, कोई यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है एक्स कैप, है ना, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ, एक और बात देखो यहाँ पे, अगर ये एक्स कैप है और इसका बोला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सीधी सी बात है, कैप लगा हुआ है, किसी भी वेक्टर में अगर कैप लगा हुआ है मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मतलब क्या है, ये एक्स कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कोई वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, कोई वेक्टर हमारे पास है जिसका ये एक्स कैप है ना, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, एक्स कैप है ना, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, x होगा। तो हम उस वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, उस वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे सुनो, यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास। अब हम जबकि बार बार आ रहा है मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, तो हम अब क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं एक लाइन में, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं एक लाइन में। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि अभी हमने क्या डिफाइन कर दिया, आई जे के कैप डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, ए कैप, ए वेक्टर लिख रहे हैं, सपोज ऐसा लिख रहे हैं 2i, सपोज, ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। सबसे पहली बात है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है, एक्स अलोंग, मतलब ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स, पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। किधर है ये, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। वेक्टर का क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, वेक्टर क्या बोले, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या बोले, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। आई क्या किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से लिखा हो, ए कैप लिखा हुआ है 2i प्लस 3j। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, इसका मतलब कि एक वेक्टर है जिसका x डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, और y डायरेक्शन, j का मतलब क्या, y डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, j में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है ना। तो x में अगर तुमको हम इसको कोऑर्डिनेट पे बोले तुमको डिफाइन करने के लिए, तो एक वेक्टर है जो कि x डायरेक्शन में कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 2 है। और y में कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 3 है। कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 3 है, ठीक है ना। मतलब x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है ना। तो ये वाला अगर डिस्टेंस हमसे पूछा जाएगा, या डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, इसका क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोलेंगे ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं तुमको, वही चीज़ बता रहे हैं कि एक हमारे पास ये वेक्टर है हमारा, और उसका हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है।
मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा एक स्टेप में सीख लो। जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और आई के सामने जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, फिर जे के सामने जितना है उसको लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। जो भी आंसर आएगा ये 4 + 9 कितना 13, ठीक है। और जब ये मोड़ हटा तो क्या बन गया, ये ए बन गया। सिंपल सा। अगर यहाँ पे ये भी होता मेरे पास, सपोज करो कि वेक्टर ये लिखा होता, बस अब सीख लिए हम लोग इसको। अगर सीख लिए तो क्या, ए अगर लिखा होता हमारे पास, ए लिखा होता हमारे पास 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, क्या लिखा हुआ है, 4k कैप, ठीक है ना। अभी हमको बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। क्या करेंगे, इसका रूट लगाएंगे। आई के सामने कितना 2, उसका स्क्वायर करो, ठीक है ना। उसका स्क्वायर करो प्लस क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर करो, फिर क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर होगा। कर लो सिंपल, कितना 4 9 13 और प्लस कितना 16, कितना हो जाएगा, है ना 29, √29। ये क्या आ गया, ए आ गया, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ -2 होता तो -2 का स्क्वायर करते फिर प्लस आ जाता, तो माइनस प्लस में फर्क नहीं है। जो सामने होगा, आई के सामने जो होगा, जे के सामने जो होगा, के सामने जो होगा, उसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट लगा देना है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था, क्या कि जो वेक्टर है वो लिखो और डिवाइड कर दो, क्या उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब यहीं पे अगर तुमसे पूछा जाएगा कि एक वेक्टर था ये वाला, उसका बोले तुमको कि उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर लिखो। वेक्टर कितना लिखेगा, 2i कैप 3j कैप, क्या लिखेगा 3j कैप, और प्लस क्या लिखेगा 4k कैप, ठीक है। अब बाई में क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड कितना है, √29 है, ठीक है। बस ये निकल गया हमारे पास, एक यूनिट निकालना सीख गए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, कि कोई वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, बोला क्या ए जो है, ए क्या है, बोला कि एक यूनिट वेक्टर है और कितना है, दिया हुआ है तुम्हारे पास 0.2 आई कैप, और प्लस क्या लिखा हुआ है, बी जे कैप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब क्या समझ में आता है, पूछा तुमसे बी का वैल्यू पूछा, क्या पूछा, बी का वैल्यू पूछा, तो क्या करना है, सुनो ध्यान से। अगर ये वाला यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, इसका 1 होगा, और ये कितना होगा, इसका स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, प्लस क्या बी का स्क्वायर, ठीक है। बस खत्म। हमको बी का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। सिंपल सा बी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। चलो ये वाला हो गया, यूनिट वेक्टर सीख गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, हमको यूनिट वेक्टर समझ आ गया। एक आई जे के कैप भी हमें समझ में आ गया कि आई जे के कैप क्या होता है ना, क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर का लॉज है, वो लॉज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर लॉज में क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, देख लो। पहला हमारा है एडिशन लॉ, ठीक है। एडिशन लॉ में 3 हमको पढ़ना है। एक हमारा है ट्रायंगल लॉ, एक हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सब एडिशन है, और एक है हमारा क्या है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, सब एडिशन, ठीक है ना। एक्स में एक और हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे, इसी कंसेप्ट पे, एडिशन वाले पे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, है ना, टर्म में नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है।
चलो एक लाइन में सिखा रहे हैं, सीख लो यहाँ पे, एक लाइन में सिखा रहे हैं। ट्रायंगल लो। ट्रायंगल का मतलब तीन साइड, ट्रायंगल का मतलब तीन साइड। यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो तीन वेक्टर होगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर का यहाँ हेड है, ये टेल है, यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, एक और वेक्टर ये वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम दे दिए हम ए वेक्टर, इसका नाम दे दिए बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। लॉ क्या बोला, सुनो। लॉ बोला कि अगर एक वेक्टर टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड जुड़ा हुआ है, तो थर्ड वेक्टर को जोड़ो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस का मतलब क्या हुआ, अपने आप को एज्यूम करो तुम यहाँ पे खड़ा है, यहाँ अगर खड़ा है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से फिर रास्ता दिया तुमको तो यहाँ पहुँच जाएगा। अब अगला वेक्टर हमको ऐसे ऐड करना है ताकि तुम्हारे रास्ते को रोके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको हेड बना देना पड़ेगा। यहाँ हेड बना दिया तो इसको क्या कर दिया, रास्ता को यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। तीसरा वेक्टर हमको हमेशा इस सेंस में बनाना है ताकि उसके रास्ते को क्या कर दे, रोक दे, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल में तीन साइड हो गया, बोला एडिशन है, तो क्या बोला कि जो तीसरा वेक्टर है वो हमेशा क्या होता है, दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। मतलब कि ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर होगा, मान लेते हैं ये वाला वेक्टर है आर वेक्टर जो होगा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी वेक्टर होगा, ठीक है। बस यही चीज़ बोला है ना। ट्रायंगल लॉ का मतलब सिंपल सा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमने क्या बोला तुमको कि ये वाला हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, टेल टू हेड अगर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं होगा जुड़ा हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए भी तरीका है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, इस तरह से हमें दिया रहेगा, ये देखो, ये इसमें दिखा हमको, ये वाला एक वेक्टर दिखा ए, ये वाला वेक्टर दिखा हमको बी। दिखा क्या, हम यहाँ से चलना शुरू किए तो दिखा हमें क्या, टेल टू हेड। फिर यहाँ देखिए, अरे ये तो यहाँ पे हेड आ गया, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके पहले यहाँ पे टेल, इस वेक्टर का या ये वेक्टर का कहीं पे हमको टेल लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्ट। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस वेक्टर को यहाँ बनाए या यहाँ बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेक्टर को हम यहाँ बनाए, बस उसका लेंथ हमको सेम रखना है और उसका एरो का डायरेक्शन क्या रखना है, हमको सेम रखना है, ठीक है। एरो का डायरेक्शन क्या रखना है, हमको सेम रखना है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हुआ, या तो इस वेक्टर को हम खींच के क्या ला दें, नीचे ला दें, ठीक है। देखो तो क्या फायदा होगा, जब इस वेक्टर को हम खींच के नीचे लाएंगे, इस वेक्टर को खींच के जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा। क्या, एक वेक्टर हमारे पास ऐसा बनेगा, हमारा कौन सा, ए वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। और बी कहाँ आ जाएगा, बी का टेल को खींच के यहाँ पे ले आओ तो हेड कहाँ खींच के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा वेक्टर ऐसा बन जाएगा। तो अब देखो तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से पहुँचा टेल टू हेड, ये भी नहीं रोका, टेल टू हेड। अब क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट सेंस में, तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट सेंस में एरो यहाँ लगाएंगे ताकि इसके रास्ता को क्या कर दे, रोक देगा। इसका मतलब थर्ड वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर के बराबर में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा तुमको, डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर डाउट नहीं होगा तो लो इसको क्वेश्चन कर लेना, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ये वाला हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इसको ट्रायंगल लॉ से तुमको क्या करना है, जोड़ देना है। ट्रायंगल लॉ से क्या करना है, तुमको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो हमें ट्रायंगल लॉ बढ़िया से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बढ़िया से हमें समझ में आ गया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक मिस हो रहा था, उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या बोला, सुनो। दो वेक्टर हमारे पास, ये एक वेक्टर है,
ठीक है, और एक और वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर है और क्या है, ये बी वेक्टर है। तो बोला कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, टेल टू टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो टेल टू टेल या हेड टू हेड दोनों एक ही बात है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं तुमको, कंफ्यूजन की बात नहीं है, एक रेफरेंस लो उसी से सारा काम करो। ये वेक्टर का यहाँ टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एंगल हमारा ये भी हो सकता है, ये θ1 मान लेते हैं। टेल टू टेल जुड़ा हुआ है तो एंगल ये भी तो हो सकता है, ये θ2 बोलते हैं। लेकिन एंगल कौन सा लेना है, हमको स्मॉलर एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल। कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल, ठीक है ना। फिर से वही काम, अगर टेल टू टेल जुड़ा हुआ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ देंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो, तुमको क्वेश्चन से समझ में आएगा पूरा। ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक वेक्टर है, क्या ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है ना, है ना। और एक और वेक्टर तुमको बना के दे रहे हैं, देखना यहाँ पे ये वाला वेक्टर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये वाला वेक्टर हमारा ऐसे बना हुआ है, और ये वाला एंगल तुमको बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री है। अब समझो ध्यान से, ये वाला बी वेक्टर है, तो क्या बोला कि कैसे जुड़ा होना चाहिए, टेल टू टेल, टेल टू टेल। ये वाला वेक्टर यहाँ, इसका ए का टेल तो यहाँ पे है, लेकिन बी का टेल यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलली हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वाला वेक्टर यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला बी वेक्टर यहाँ पे उठ के आ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा ये वाला वेक्टर टेल और ये टेल जुड़ गया है, ये जो एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। ये वाला एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमको निकालना पड़ेगा। देखो तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस पे लोग क्वेश्चन कर लेना, इस पे क्वेश्चन कर लेना। ऐसे ये एरो, ये वाला वेक्टर ऐसे बना हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है, और ये वाला ऐसे बना हुआ है, ये बी वेक्टर, ठीक है। ये वाला है तुम्हारे पास 30 डिग्री, और ये वाला है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और ऐसे कर लेते हैं, ये बोल रहे हैं तुमको 20 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है। पूछा एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, क्या करना है, इसको पैरेलल शिफ्ट के लेके आना है इधर, इसको पैरेलल शिफ्ट के ले आना है इधर, इसका दोनों टेल टू टेल जुड़ जाएगा, जो एंगल होगा वो हम निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर हमको समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि एडिशन लॉ के साथ में हमारा था ट्रायंगल लॉ, यहीं पे एक सीख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन लॉ भी हम लोग, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी सीख लेते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। एडिशन वाले में सब्सट्रैक्शन वाला भी सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एडिशन वाले में क्या किए थे, जब हमारे पास एक वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और ये क्या था हमारे पास बी वेक्टर था, ठीक है, तो जब दोनों को जोड़े हम, जब दोनों को जोड़े तो हमारे पास ऐसा बना शेप, ठीक है, और इस वेक्टर को हमने क्या लिखा था, ए वेक्टर और प्लस क्या लिखा हमने, बी वेक्टर लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, या तो हो हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, ठीक है, क्या हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या क्या हो, बी वेक्टर माइनस क्या हो, ए वेक्टर हो, ठीक है ना। तुम सोचो ध्यान से, बढ़िया से देख क्या बोल रहे हैं, देखना बढ़िया सुनना। अगर ए माइनस बी वेक्टर निकालना है तो अगर ये वाला माइनस हो जाए, बी वेक्टर क्या हो जाए, यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास ए माइनस बी निकल जाएगा। अगर हमको ये निकालना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है, तो ये वाला क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो बी माइनस ए निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मस्त हो गया। मतलब क्या करना है कि हमको जिसके साथ निगेटिव लगा हुआ है, जिसके साथ, जिस वेक्टर के साथ माइनस लगा हुआ है, उस वेक्टर को क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। देख लो क्या सिखा रहे हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं हम लोग। एक वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है बी वेक्टर, ये क्या दिया हुआ है बी वेक्टर, ठीक है। तो अभी दिख रहा है ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। जिसके साथ माइनस होगा उसका उल्टा करो, उल्टा करने से क्या होगा, उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा है मतलब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तभी तो ये, तभी क्या हो जाएगा, अगर बी जा रहा है ऊपर की तरफ तो माइनस भी क्या होगा, नीचे की तरफ। बस क्या करना है, यहाँ से एरो हटा के, यहाँ से एरो हटा के यहाँ लगा दो, यहाँ से एरो हटा के यहाँ लगा दो। अब ये क्या बन गया, वेक्टर माइनस बी बन गया। लेकिन हमको जोड़ना है तो कैसे जुड़ा होना चाहिए, हेड टू टेल, सॉरी टेल टू हेड, टेल टू हेड, लेकिन इसका यहाँ पे हेड आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को फिर से पैरेलली शिफ्ट करेंगे। चाहे तो इस वेक्टर को हम नीचे खींच के ला सकते हैं, इस वेक्टर को नीचे खींच के लाएं तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका टेल आ गया और यहाँ क्या आ गया, इसका हेड आ गया, यहाँ टेल हेड, टेल हेड। अब क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, बंद कर दिए। यहाँ पे ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर क्या है, माइनस बी है, तो ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट बढ़िया से, कोई डाउट नहीं होगा। एक और देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर हमको बोलता कि b माइनस ए निकालना है, क्या बोलता हमको, b माइनस ए निकालना है, तो कैसे निकालते b माइनस ए, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस किसके साथ लगा हुआ है, a के साथ लगा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारे पास शेप क्या था वेक्टर का, इस तरह से शेप था हमारे पास, b वेक्टर था और ये क्या था हमारे पास, a वेक्टर था, ठीक है। हमको माइनस ये a चाहिए माइनस में, तो इसका एरो क्या करेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे, इसका एरो हटा के हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये वेक्टर माइनस हो गया, अगर ये वेक्टर माइनस हो गया, ठीक है, तो देखना है हमको फिर से कैसे जुड़ा होना चाहिए, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। ये जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो क्या करो, या तो इसको खींच के ले आओ नीचे, या इसको खींच के ले आओ पीछे। देखो तो इसको पीछे खींच के लाएगा तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। तो इसका एरो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका टेल यहाँ आ गया। ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है। अब चेक करो, टेल हेड, टेल हेड, क्या करे, इसको जोड़ दे और इसका मुंह बंद कर दे। मुंह बंद करेंगे तो दोनों का सम होगा, सम क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कंसेप्ट खत्म, एक लाइन का कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको लिखो। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारे पास, पैरेललोग्राम। कौन सा है हमारे पास, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे फटाफट, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या बोला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बोला क्या, दो वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर हमारे पास ये ए है और एक वेक्टर इससे बी, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। समझो ध्यान से, इस तरह का ये वेक्टर बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम बनाना है। मतलब ए वाला वेक्टर अगर बी है तो इसके पैरेलल में हम यहाँ भी वेक्टर बी बना सकते हैं। अगर यहाँ वेक्टर ए है तो इसके पैरेलल में हम यहाँ भी ए वेक्टर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये बी वेक्टर यहाँ भी पैरेलल में बनाया तो ऐसा बनाएंगे, एंगल भी चेंज नहीं करना है, इंक्लिनेशन भी चेंज नहीं करना है और डायरेक्शन भी इसका चेंज नहीं करना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी वेक्टर बन गया, ठीक है ना। ये ए है तो ये भी हम यहाँ पे क्या कर दिए, ए हमको यहाँ पे हम ऐसे बना दिए। अब देखना बढ़िया से देखना हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है। टेल हेड क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वेक्टर हमारा कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। बीच में ये वाला वेक्टर है ना, यहाँ देखो तो ये वाला ट्रायंगल नाम दे रहे हैं ओ ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल में देखो तो ओ बी सी ओ ए, ये वाला हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, सी बी। ये दोनों का सम क्या देगा हमको, मान लेते हैं ये वेक्टर देगा आर और कितना देगा, ए वेक्टर और प्लस क्या देगा हमारे पास, बी वेक्टर देगा। ये ट्रायंगल लॉ में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में क्या किए हैं हम लोग, इसको सीख चुके हैं। अब हमें करना क्या है, पैरेललोग्राम में क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ये आर का लेंथ निकालना है हमको, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है।
इसका मैग्नीट्यूड किसके टर्म में, ए बी और थीटा के टर्म में निकालना है। देखो क्या खेल कर रहे हैं, खेल क्या कर रहे हैं, ट्राई करो कि इसको हम क्या कर रहे हैं, क्या करें, हम इसको ट्रायंगल बनाने हैं, राइट एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके लिए क्या किए हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे सॉरी एक लाइन सीधा खींच के इसको हम ऐसे जोड़ दिए, सिंपल, ठीक है। इस लाइन को हम क्या किए, एक्सटेंड किए और इस लाइन को जोड़ दिए। यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग डी। क्या नाम दे दिए, डी, ठीक है ना। तो अब देखना ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल में ट्रायंगल कौन सा बोल रहे हैं, फटाफट देखते जाना। ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। देख लो क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके बराबर में होगा, OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब क्या बोले हम तुमको, OD का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर। सिंपल है ना। अब OD का स्क्वायर, OD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, OC प्लस CD, OC प्लस क्या, OC प्लस क्या, CD का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या है हमारे पास, BD का स्क्वायर प्लस क्या है, सॉरी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, OB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो OC का मतलब क्या, इसका लेंथ की बात बोले तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही तो लेंथ होगा, मतलब ये होगा। अगर हम तुमसे बोले BD का मतलब क्या, तो इसका जो मोड होगा वही B होगा। इसका बोले तो जो R का मोड होगा वही क्या होगा, इसका लेंथ होगा OB का। तो OB कितना हमारे पास है, R है। OC कितना है हमारे पास, OC कितना है हमारे पास, A है। और BD कितना हमारे पास, B है। CD हमको निकालना पड़ेगा, CD हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी ये B तुम्हारा ये नहीं है, BD तुम्हारा क्या है, BD ये तुम्हारे पास BD क्या है, तुम्हारे पास B वेक्टर है, सॉरी BC क्या है, B वेक्टर है। BD हमको निकालना पड़ेगा और CD हमको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं, देखो तो क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल किसमें, CBD, ट्रायंगल CBD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें अगर तुमसे पूछे कि कॉस थीटा कितना होगा और साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा बोलोगे तो क्या बोलोगे, अगर ये वाला देखना यहाँ से, अगर ये वाला लाइन से ये वाला B बन रहा है थीटा एंगल, तो ये वाला लाइन से भी ये B क्या बनेगा, थीटा एंगल। मतलब ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, है बेस कितना है इसका, CD। हाइपोटेनस कितना है इसका, B। इसका मतलब CD कितना हो जाएगा इसका, B कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, CD B कॉस थीटा। सेम ट्रायंगल में तुमसे पूछे कि साइन थीटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, BD। कितना है इसका, BD, ठीक है ना। और BD बाई क्या होगा, B। BD बाई BC होगा, BD बाई BC का मतलब क्या, BC का मतलब क्या, B का मोड मतलब क्या हो गया, ये B। मतलब BD कितना हो जाएगा हमारे पास, B साइन थीटा, ठीक है ना। देखो साथ से निकल गया हमारे पास OC CD BD OB सब का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में वैल्यू सब पुट कर रहे हैं। तो OC का मतलब कितना, OC का मतलब क्या, A का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखना यहाँ पे OC का मतलब क्या, A का स्क्वायर। OC का मतलब A का स्क्वायर, तो ये हो गया A का स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD कितना है, सॉरी ये हमारे पास है A प्लस CD कितना है, B कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, B कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। प्लस क्या हो गया, BD क्या है, B साइन थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब देख लो ये किसके बराबर में है, ये किसके बराबर में है, OB का स्क्वायर। मतलब क्या, R का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला तुम्हारे लिए अब छोड़ रहे हैं सॉल्व करने के लिए। जब इसको तोड़ोगे, स्क्वायर करोगे, A प्लस B का तोड़ोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, यहाँ आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा R स्क्वायर। तो हम R स्क्वायर को जो मेरे पास आएगा फाइनल वैल्यू वो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये तुम तोड़ के देखना, सॉल्व करके देखना, ये आएगा। या R मेरे पास क्या आएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है।
ये मेरे पास आएगा रिजल्टेंट, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अब यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं कि देखो मान लो कि ये वाला आर ना इस ए और बी के में एंगल कितना है? थीटा है। मान लेते हैं ये वाला आर जो है इस किससे? ए से अल्फा एंगल बना रहा होगा। ए से कितना बना रहा होगा? अल्फा एंगल बना रहा होगा। फिर से ट्रायंगल में अगर तुमसे बोले ट्रायंगल ओ बी डी में अगर तुमसे हम पूछे कि tan अल्फा कितना होगा, कितना होगा tan अल्फा? tan अल्फा ओ बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। tan अल्फा, अल्फा tan का मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना? बी डी। परपेंडिकुलर कितना? बी डी। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम? बी डी। अब बाई में क्या लिख सकते हैं? ओ डी। बाई में क्या लिख सकते हैं? ओ डी। बी डी कितना है हमारे पास? बी डी कितना है हमारे पास? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। बी डी कितना है? बी साइन थीटा। ओ डी कितना है? ओ डी इज इक्वल टू क्या? ओ सी प्लस सी डी। ओ सी कितना? ओ सी कितना है हमारे पास? ओ सी हमारा है ए। ओ सी यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए। और सी डी कितना है हमारे पास? बी कॉस थीटा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ठीक है ना? ये क्या हमारे पास है? ये रिजल्टेंट एंगल। ठीक है, रिजल्टेंट एंगल। ठीक है, किससे बना रहा है? अल्फा किससे बना रहा है? ए से बना रहा है। अल्फा जब ए से बना रहा है तो जिससे बनाया एंगल, तो हम ऊपर में क्या लिखे हैं? बी लिखे हैं। यहाँ बी लिखे, यहाँ यहाँ बी लिखे तो यहाँ ए लिखे, फिर यहाँ क्या लिखे? बी। अगर यहाँ ए लिखे होते तो यहाँ क्या लिखते? बी। और यहाँ लिखते ए तो यहाँ लिखते बी, फिर यहाँ लिखते ए। ठीक है ना? ऊपर में साइन थीटा आता है, नीचे में यहाँ पे कॉस थीटा आता है। इसको याद रखना। ठीक है, जैसे तुमसे बोले कि मान लो ये इससे बनाया अल्फा, और मान लेते हैं यही वाला लाइन जो ये लाइन है अगर इससे बनाया होता, बी से बनाया होता कितना एंगल? ये बनाया होता बीटा एंगल। तो तुम बीटा tan बीटा कितना लिखते? tan बीटा तुम कितना लिखते? डायरेक्ट लिखना। ये बी से बना रहा है अब एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का आर और अल्फा। इसमें कुछ जो हमारा एप्लीकेशन है उसको फटाफट समझ लो, जो बता रहे हैं सो। देखो आर हमारे पास आया, आर कितना आया? रूट में क्या आया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आया? कॉस थीटा आया। ठीक है ना? अगर अब इसमें कुछ करते हैं, दो पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। दो पैरेलल वेक्टर मतलब वेक्टर ये वाला वेक्टर ए है और ए बी वेक्टर क्या है? ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर क्या है हमारे पास? बी वेक्टर है। तो दो पैरेलल वेक्टर के तुम देख रहे हैं एंगल कितना होगा? यहाँ थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। देखते जाना, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, कुछ लिखेंगे नहीं अब हम। बढ़िया ध्यान सुनना। यहाँ थीटा 0, तो कॉस थीटा की जगह पुट करो कितना? 0। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? आर कितना आएगा? ए प्लस बी। कितना आएगा? a प्लस बी। इसको हम लोग आर मैक्स भी बोलते हैं। आर मैक्स का मतलब कि दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? a प्लस बी के बराबर में होगा। ठीक है ना? मान लो ये वाला होता 10, ये भी होता 10, टोटल मिलकर कितना होता? 20। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या है? एंटी पैरेलल। ये कौन सा था हमारे पास? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? पैरेलल वेक्टर। और दूसरा हमारे पास क्या है? ये एंटी पैरेलल। क्या है ये हमारे पास? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल के बीच में क्या एंगल कितना होगा? एक वेक्टर इधर जाएगा ए वेक्टर, तो दूसरा कहाँ आएगा? पीछे में आएगा। दूसरा कहाँ आएगा? ये वाला पीछे में आएगा। ठीक है ना? क्या हुआ? बैठना है तो बैठ जाओ। तुम लोग पढ़ा हुआ वेक्टर पढ़े हुए है? बैठना तो बैठ जाओ। ठीक है ना? तो ये हमारे पास ये दोनों बीच एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा।
यहाँ पे क्या करेंगे cos 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आर के एच कितना आएगा ए माइनस बी आएगा, ठीक है, कितना आएगा आर ए माइनस बी आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर मिनिमम, ठीक है। मतलब कि दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ए प्लस बी, एक मिनिमम कितना हो सकता है ए माइनस बी, ठीक है ना। और केस करो, सारा वैल्यू तुम लोग इसको याद रखना। थर्ड केस क्या है हमारे पास, अगर थीटा होता है 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर कितना एंगल पे हो गया हमारे पास 90 डिग्री पे हो गया, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वाला वेक्टर क्या है बी है, तो थीटा 90 डिग्री cos 90 कितना 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन होगा हमारे पास, ये वाला कॉमन क्वेश्चन होता है, मान लो ये 3 यूनिट है, ये क्या है 4 यूनिट है, पूछा गया तुमसे कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, सीधा सा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। और सुनो, और बता रहे हैं अब क्या केस कर रहे हैं हम लोग कि अगर ए और बी बराबर होगा तो क्या होगा, ए और बी क्या होगा बराबर होगा, तब क्या होगा। अगर a इज इक्वल टू बी है तो, और थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, और थीटा को क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री बोल रहे हैं, तो क्लियर दिख रहा होगा ना। अगर ये 0 डिग्री होगा ए प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और ये क्या कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो एंगल की बात कर रहे हैं, दो एंगल कौन सा है हमारे पास, एक थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, और एक क्या है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये वाला केस खूब आता है हमारा फिजिक्स में यूज, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी है और थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, मतलब दो इक्वल वेक्टर, ए इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, दो इक्वल वेक्टर कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, उसका रिजल्टेंट हमको डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है, देखना कैसा कितना आएगा, सो ए बी कितना आएगा 60 डिग्री पे, देखते हैं बढ़िया, देखो हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर, बी के जगह पे क्या पुट करो ए स्क्वायर प्लस ए 2a इंटू ए मतलब 2a स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 से 2 कट गया, तो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर कितना मिलकर 3 हो गया 3a स्क्वायर, मतलब r कितना हो जाएगा √3a हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो जो वेक्टर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, √3 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट सुनो क्रिटिकल पॉइंट, अगर यही वाला वेक्टर कितना डिग्री पे होता 120 डिग्री पे होता, कितना डिग्री पे होता 120 डिग्री पे होता, फिर से सुनना ध्यान से, फिर से इक्वल वेक्टर है, फिर क्या है a इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे क्या किए फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो बी के जगह कितना पुट कर दिए ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू क्या cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस वाला एक को खा जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या a। मतलब क्या है, ट्रिक क्या याद रखना है, आंख बंद करके दो इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है, दो इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा उसी वेक्टर के वैल्यू के बराबर में होगा, ठीक है, उसी वेक्टर के वैल्यू के बराबर में होगा। अगर मान लो तुमको बोला जाएगा क्वेश्चन कि अगर दो फोर्स है, अभी खूब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, अगर बोले कि ये वाला 100 न्यूटन का फोर्स है और एक और मेरे पास ये है 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और सीधा सा हमको दिखा कि ये कितना एंगल पे है 120 डिग्री पे है, आंख बंद करके कुछ सोचना नहीं है, कोई सॉल्व नहीं करना है कि इसका स्क्वायर, सीधा सा दिख रहा है, दो इक्वल वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट कितना होगा 100 होगा, गुड, कितना होगा इसका 100 होगा, ठीक है, गुड, 100 न्यूटन होगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक बढ़िया सा प्रॉब्लम इसमें आता है, देखो तो बढ़िया से, अभी तुमको क्या है कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखना है। क्या बोला कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास a कितना है मान लो 10, ठीक है, और b भी कितना है, b कितना है 20 है, b कितना है 20 है,
तो इसका आर मैक्स कितना हो सकता है, आर मैक्स कितना हो सकता है और आर मीन कितना हो सकता है, मतलब दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, दोनों का सम अभी सीखे थे हम लोग। आर मैक्स कितना हो सकता है 30 और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है 10, 20 माइनस 10 कितना हो सकता है 10। अब सोचो कि तुम्हारे पास चार ऑप्शन देते हैं, चार ऑप्शन देते हैं और तुमसे ये बात पूछते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर नहीं होगा, तो देखो तो एक दिया हुआ है 28, एक दिया हुआ है 28, एक दिया हुआ है तुमको 12 न्यूटन 12 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तुमको 16, एक दिया हुआ है तुमको 32, ठीक है ना। कौन सा नहीं होगा, जो इसका मैक्सिमम कितना है 30 है, मिनिमम कितना है 10 है, जो इसके बीच में होगा वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। तो 28 इसके बीच में है कि नहीं है, 12 है कि नहीं है, 16 है कि नहीं है, 32 है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम इस तरह से बनता है ना, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इसमें एक लेक्चर और कंप्लीट करके हम लोग ना वेक्टर पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग देखोगे, सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्दी आपके लिए बना देंगे, तो आपका वेक्टर बढ़िया से कंप्लीट होगा, फिजिक्स पढ़ने में आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो आज इसको कवर करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं।